सीधी सीधी बात, जैसा आपने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। गणित में फिर किसी की कंपार्टमेंट ही आई हो तो अलग बात है फिर। वो स्कूल में वही। जैसे जैसे 1971 का जो सेंसस था, उसके बाद से हमारी सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है। 71 के सेंसस के हिसाब से है अभी जो आपके पार्लियामेंट की और विधानसभाओं की सीटें हैं। 1971 में देश की आबादी थी लगभग 55 करोड़, मोटा मोटा और राउंड फिगर 55 करोड़। 2011 के सेंसस में वो हो चुकी है 121 करोड़, दुगनी से ज्यादा। तो कायदे में तो सीटें दुगनी होने से ज्यादा हो जानी चाहिए थी। अब आइए स्टेट्स की बात कर लें, और ये मैं 2011 पे ही रुक गया, अब तो 140 करोड़ है फिर भी। लेकिन अब 1971 और 2011 जो सरकार कह रही है, यही 2 ईयर मानते हैं रेफरेंस के लिए। यूपी और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश की 1971 में आबादी थी लगभग 9 करोड़, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से 20 करोड़ है, दुगने से ज्यादा। अब तमिलनाडु की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, जो बढ़ करके लगभग 7.25 करोड़ हुई है, दुगने से कम। यूपी की आबादी ज्यादा बढ़ गई। मुझे हैरानी हुई कि आज प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण में इसी बात का जिक्र करते हुए कि किसी के साथ अन्याय ना हो किसी राज्य के साथ, उन्होंने एक प्रिंसिपल कोट किया। वो प्रिंसिपल है जो भारत के हर नागरिक को समान अधिकार देता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। सर ज्यादा समझते हैं इस बात को। हर व्यक्ति के पास एक वोट और उसके वोट का वजन बराबर है, फिर चाहे वो तमिलनाडु का हो या उत्तर प्रदेश का हो। लेकिन तमिलनाडु के तो 2 आदमी के वोट का वजन आप, उत्तर प्रदेश के 2 आदमी के वोट का वजन आप तमिलनाडु के 1 आदमी के बराबर कर दे रहे हो। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कायदे में तो उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा बढ़नी चाहिए, तमिलनाडु की कम ही बढ़नी चाहिए। यह सरकार क्या कह रही है, हम सबकी 1.5 गुना कर देते हैं। और अगर इसका एक बीजेपी के एक सांसद ने इसका जवाब और तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप सीटें ना बढ़ाएं, मतलब 543 की 543 रहने दीजिए, और परिसीमन ले लीजिए आप, आज ये 2026 के जनगणना के हिसाब से आप परिसीमन कर दीजिए, तो किसकी कितनी सीटें हो जाएंगी? आपको आश्चर्य होगा जानकर के। मान लीजिए 2011 की जनगणना के आधार से भी कर दें अगर, और ये सीटें ना बढ़ाई जाए, तो तमिलनाडु की सीटें, साउथ की सीटें एक्चुअली घट जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ की आबादी ज्यादा बढ़ी है, तो आपको यहां सीटें इनकी इंक्रीज करनी पड़ेंगी, वहां तो एक्चुअल डिक्रीज होता। इसीलिए सीटें बढ़ाना जो है, और वो भी एक मोटा प्रिंसिपल पकड़ लिया कि भाई 1.5 गुना सबका कर दो। तो इस पर ऐतराज होना चाहिए या ये फैक्ट अप्रिशिएट होना चाहिए? सर आप बताइए। नहीं, देखिए, जो लोगों को परेशानियां, अभी जैसे आप कह रहे थे इस बात को कि जब कहा गया तो इसको कहा गया कि साहब नहीं, इसमें जो है तो हमारी सीट चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। आप देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है सौरभ जी, आप कश्मीर का देखिए, वहाँ परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन की जो व्यवस्था थी वो आसाम में हुई, उस वक्त बहुत हुआ एंड कराई हुआ था, मैं था उसमें। आप ये देखिए ना कि जो चीज़ें SC ST को जो सीटें बढ़ाई गई, उसमें MLAs भी बढ़े असेंबली में, और पार्लियामेंट के अंदर 2 सीटें भी बढ़ी कश्मीर की। इसी तरह यहाँ भी हुआ। कहीं पर भी देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके चेयरमैन होते हैं परिसीमन के। साथ में हमारा इलेक्शन कमीशन का कोई भी नॉमिनेटेड CEC के द्वारा कोई कमिश्नर होगा, एक डिप्टी कमिश्नर होता है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है इसका सेक्रेटरी होता है इलेक्शन कमीशन का, जो बनता है पूरा ढांचा। और वो स्टेट में विजिट करता है, वहाँ पर जो हमारे CEO होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो होते हैं, और वहाँ पर स्टेट के अधिकारी होते हैं। और ये हर एक को, कोई एक पार्टी को नहीं, हर पार्टी को बुला के सुनते हैं, और उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनके ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, पूरा रिकॉर्ड होता है। और साथ में कोई भी जनरल आदमी या जनरल ऑर्गेनाइजेशन किसी का, या कोई भी रिजर्वेशन की या जो भी बात करे, वो वहाँ पर अपनी बात रख सकता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो ये हमारा कमीशन जाता है, पूरी सुनवाई करने के बाद, उसके बाद डिसाइड करता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। और कोई भी ऑब्जेक्शन है, उनके बराबर ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं। ये कहना देश को और बहकाना कि अगर ये परिसीमन होगा तो ये गलत हो जाएगा, वो सबका ध्यान रखा जाता है।